गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। ओके, चैप्टर 10 क्लास 10 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा 12th क्लास में मिलेगा। तो आई होप सो सभी को बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आज के बाद फिर ये चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं 9877 022 457 पे एनी टाइम। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे 24 आवर्स। चलो बेटा शुरू करते हैं। ओके, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे पहली बात कि ये लाइट होती क्या चीज है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, जो हमें पावर ऑफ विजन देती है। हम कोई भी चीज तभी देख पाते हैं अगर लाइट हो। लाइट होगी तो देख पाओगे, लाइट नहीं होगी तो नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो लाइट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारे आईज में ये पीछे वाली जो लेयर है बेटा, इसे रेटिना कहा जाता है, जो कि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी रेटिना है और इस रेटिना में ही इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो इसकी इमेज हमारी रेटिना पे उल्टी यानी इन्वर्टेड पड़ती है और हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में हम सीखेंगे, उससे पहले सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन स्पेलिंग पे खास तौर से आप ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर आपने गलती से रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन किया और रिफ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस आपको पता हो। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानने के लिए आप यहां ध्यान दें बेटा। मान लीजिए कोई सरफेस है, अगर जो लाइट रेज, और ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब मिरर को इस तरफ से ब्लैक पेंटेड किया गया है ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, और दूसरी तरफ से यहां से कुछ भी नहीं किया गया यानी प्लेन है। ठीक है, तो जो लाइट रेज बेटा आती है इसके ऊपर, तो जो लाइट रेज आ रही है वो सीधे, और फिर यहां इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रेज जाएगी, और इसके बीच में सरफेस के साथ एक एंगल बनेगा। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, सॉरी, जो लाइट रेज आ रही है बेटा उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो आ रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये बीच में जो लाइन आ रही है और इस सरफेस के साथ जो 90 डिग्री बना रही है, ये इस रे को बोला जाता है नॉर्मल। ये इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है, फिजिक्स वाला नॉर्मल है। तो याद रखना कि ये नॉर्मल, ऐसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मली, नॉर्मल है ना आमतौर पर, लेकिन फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब एक ऐसी रे जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, उसको नॉर्मल कहा जाता है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे बेटा जो आ रही है और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एक एंगल है इसको एंगल आई कहा जाता है। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इसी को। तो याद रखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये। और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है और नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल आर। एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ बेटा, एंगल आई हमेशा इज इक्वल टू होता है एंगल आर। इसी को इंग्लिश में लिखोगे आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये सारी तीनों चीजें, यानी जो आ रहा था वो कौन था, इंसिडेंट रे था। इंसिडेंट रे जो टकरा के गया वो क्या था, रिफ्लेक्टेड रे।
और बीच वाली लाइन उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये सभी एक ही प्लेन में है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके, तो सभी एक ही प्लेन पे है, इसको याद रखोगे। तो ये सेकंड लॉ है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्रैक्शन, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्पेलिंग में डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और हमारे पास इसी को समझने के लिए दो सरफेसेस हैं, जिसको आप याद अगर रखोगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्स के टाइम पे। मान लो मैं दो सरफेस बना ले रहा हूं बेटा, ठीक है, दो सरफेस बना लिया है मैंने। एक बार मैंने क्या किया, एक बार ऊपर वाला मैंने रेयर मीडियम बना लिया। रेयर मतलब कौन सा, रेयर मीडियम मतलब कौन सा मीडियम बेटा, हवा वाला। ओके, रेयर मीडियम मतलब एयर ले लो। और इसके नीचे जो था वो पानी था। पानी का मतलब क्या है बेटा, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मतलब थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा है, तो डेंसर मीडियम जो है नीचे वाला है। और दूसरा केस क्या हो सकता है लाइट रे मेरी डेंसर मीडियम से आ रही हो, मतलब ऊपर पानी नीचे हवा। तो डेंसर मीडियम जो है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तब क्या होगा, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज घुसेगी तब क्या होगा। दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले डेंसर मीडियम मतलब यहां पे अब मैंने वाटर ले लिया है और नीचे में एयर ले लिया है। ओके, और ध्यान दोगे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वाटर जहां है उसको ब्लू कलर दिखा दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे, माइंड में पिक्चर सेट हो सके। और यहाँ पे वाटर ऊपर था, वाटर ऊपर था, इसका मतलब ऊपर वाला डेंसर मीडियम है और नीचे वाला रेयर मीडियम है। ठीक है, अब लाइट रेज जो है अब जो आएगी उससे पहले सॉरी, बीच में जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, जो ये लाइन है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, उसी लाइन को क्या बोला जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। ओके, तो ये नॉर्मल है। अब अगर मेरी लाइट रेज जो है वो आ रही है रेयर से डेंसर मीडियम में, ठीक है, मान लो एक लाइट रेज आई, लेकिन ये जो लाइट रेज आ रही थी ये आ रही है कहां से, रेयर मीडियम से कहां घुसना चाह रही है, डेंसर मीडियम में। लेकिन इसको ऐसे सीधे सीधे आना चाहिए था और सीधे सीधे क्रॉस होना चाहिए था, है कि नहीं, ऐसे ऐसे सीधे क्रॉस होना चाहिए था, पर ये यहां नहीं जाती क्योंकि लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, इसलिए ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाती है। अंदर की तरफ मतलब किसके पास आ गई, इस लाइन के पास आ गई, यहां से इधर आ गई, मतलब इस लाइन के पास आ गई, तो मैं बोलूंगा इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और अगर मान लो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में अगर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में अगर जा रही है, तो अगर वो सीधे सीधे इसको निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं निकलती है। वो कहां जाके निकलती है, वो इससे दूर चले आती है। किससे दूर चली गई, इसी नॉर्मल से दूर चली गई। तो इसलिए इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, ये जो है पास आ गई, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, टुवर्ड्स द एन लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा सभी को, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही कहानी है बेटा रिफ्रैक्शन की। तो ये रिफ्रैक्शन की कहानी जिसको समझ में आ गई उसको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। ठीक है, एन मतलब नॉर्मल। ओके, अब मेन चैप्टर की तरफ चलते हैं। मेन चैप्टर्स में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने सीख लिया है बेटा, रिफ्रैक्शन सीख लिया है। अब हम सीखेंगे प्लेन मिरर के सामने जो खड़े होगी, अगर प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े होगे तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, रियल नहीं होगी। क्या आप उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इट इज ऑफ सेम साइज, यानी जितनी हमारी साइज है उतना ही साइज होगा। और उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड होगी। क्या मतलब होता है इस लेटरली इन्वर्टेड का, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि बेटा कि इन द मिरर
our left appear to be right and our right appears to be left. अगर मैं ये पेन राइट हैंड में पकड़ता हूं तो मुझे मिरर के सामने खड़े होकर देखोगे खुद को तो लगेगा कि जैसे लेफ्ट में पकड़ा है। अगर लेफ्ट हाथ में पेन लेके खड़े रहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे राइट में पेन लेके खड़े हो, मतलब लेफ्ट अपीयर टू बी राइट और राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट, ऐसा लगेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल ये क्योंकि 7th क्लास में आ जाता है बेटा, उसके बाद 8th क्लास में भी आता है और अब 10th क्लास में भी आ गया है, तो इसलिए इसको तो बिल्कुल याद कर ही लेना है, बिना पढ़े लिखे याद होना चाहिए कि प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर के सामने जब हम डेली खड़े रहते हैं तो हमें पता होता है कैसा होता है। पहला होना चाहिए वर्चुअल, एक पॉइंट हो गया। कौन सा मिरर का नेचर बता रहा हूं मैं? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट हो गया कि वर्चुअल होता है। दूसरा क्या हो गया? इरेक्ट, इरेक्ट होता है। थर्ड क्या हो गया? इट इज ऑफ सेम साइज, इट इज ऑफ सेम साइज। और चौथा क्या हो गया? लिटरली, लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये चार है जो प्लेन मिरर है वो इमेज बनाता है, उसका नेचर ये पता होना चाहिए। मतलब फ्री के मार्क्स है, जो कि मतलब एग्जाम के टाइम पे ज्यादा वर्कलोड नहीं होगा, पहले से ही याद रखोगे इस चीज को। उसके बाद बात करते हैं, दो तरह का मिरर भी होता है बेटा, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है बेटा इस तरह का होता है कुछ, इसके बाहर वाला जो होता है ये शेडेड हो जाता है। कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा हूं अभी, लेंस के बारे में नहीं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है बाहर की तरफ जो होता है ब्लैक होता है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। और अगर कॉन्वेक्स मिरर मुझे बनाना है तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो अंदर की तरफ ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, यानी ब्लैक पेंटेड, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो आउटर साइड वाला करेगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाहर वाला साइड, और इसमें अंदर वाला साइड करेगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉनकेव मिरर कौन यूज करता है, या इसका यूजेस कहां पे होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पे होता है। तो कॉनकेव मिरर जो है बेटा, हेडलाइट ऑफ कार, हेडलाइट लिख लो बस, उसके बाद हेडलाइट के साथ किसी का भी हेडलाइट बना दो, चाहे वो स्कूटर का हो, चाहे वो स्कूटी का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो कार का हो। जो हेडलाइट होता है उससे जब रोशनी जाती है, कभी देखा है उसको, अंदर अंदर की तरफ मुड़ा होता है सिल्वर वाला पोर्शन, वहीं से रिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह से दूसरी बात करें तो डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मिरर, जिससे वो अंदर घुसा के हमारे मुंह के अंदर देखता है दांत में कहा क्या क्या है, वो भी कॉनकेव होता है। किसी किसी बुक में कॉन्वेक्स लिखा हुआ है, प्लेन भी लिखा हुआ है, वो आप नहीं लिखोगे। कॉनकेव जो है डेंटिस्ट वाला याद रखना है सभी को, गलत लिखा हुआ है कई बुक्स में, ठीक है, एरर है। ओके, इससे ज्यादा यूसेज कोई नहीं पूछेगा, दो ही यूसेज पूछेंगे अगर मान। और उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, ये होता है बेटा हेडलाइट, हेडलाइट नहीं होता, रियर, रियर व्यू मिरर ऑफ कोई सा भी व्हीकल, कोई सा ही व्हीकल। मतलब कई लोग साइकिल में लगा लेते हैं पीछे देखने के लिए, कई स्कूटर में, स्कूटी में, बाइक में, कार में, जिससे हम पीछे का एरिया देख पाते हैं। तो ज्यादा एरिया छोटी सी जगह में हम देख लेते हैं, वहां पे वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं वो, ठीक है। तो रियर व्यू वाला कन्वेक्स होता है। अच्छा, कॉनकेव वाले में एक और एग्जांपल याद रख लेना, जो कि सबके घरों में होता ही है और सब देखते ही हैं डेली, टॉर्च। टॉर्च भी रोशनी के लिए होता है, तो अंदर वाला सरफेस ऐसे कर्व्ड होता है रिफ्लेक्शन वाला, यानी कॉनकेव वाला सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्शन वाला होता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा सभी को? पक्की बात है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नोट करते रहना बेटा, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ओके। उसके बाद
उसके बाद अगर बात करें हम लेंस के बारे में, तो अगर लेंस के बारे में बात करूं तो लेंस बेटा ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों देखने में किस तरह से लगता है, इनका 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं तो पूछ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स को ही बोला जाता है बेटा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी इसी का नाम है, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव लेंस को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग लेंस। और ऐसा इसको क्यों बोला जाता है, पहले इंग्लिश उसके लिए अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का होता है और कॉन्केव लेंस कुछ इस तरह का होता है। और जब लाइट रेज, ये बीच में जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जब हम डिफरेंट इमेज कहां कहां बनते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो मान लो यहां से लाइट रेज आ रही है कोई भी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी और ये कहीं एक पॉइंट एफ से निकल रही है, तो सब क्या है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। ये भी अगर यहां आएगा तो इसी से निकलेगा, आएगा तो यहीं से निकलेगा, ठीक है। तो ये सब लाइट रेज हो क्या रही है, आपस में मिल रही है, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्ज हो रही है। और दूसरे वाले में अगर लाइट रेज आएगा तो वो कहां भागेगा, दूर दूर भागेंगे, है कि नहीं, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे। तो जो दूर दूर भागता है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। तो इसीलिए कॉन्केव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए ये चीज, ओके, याद रखना है। अब इसके बाद हम डिफरेंट लोकेशन और उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां होती है वो सीखेंगे। इसके लिए हमें ब्रेक डांस आना जरूरी है। हम ब्रेक डांस एक हाथ से आगे की तरफ, एक हाथ से पीछे की तरफ, इस तरह का डांस अगर किसी को आता है तो आप इजीली समझ सकते हो इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मिरर का भी और लेंस का भी। सबसे पहले सीखेंगे मिरर का, ताकि लेंस का हम कल सीख सकें, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले बड़ा जल्दी जल्दी से 6 लाइनें बनाओगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और ये लेंस में भी इसी तरह से 6 इमेज के बारे में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं इसमें मिरर बनाने वाला हूं सब में, पहले देख लो बेटा, बाकी तुम्हारे नोट्स में भी बना हुआ है ये चीज, घर में जाकर प्रैक्टिस जरूर हाथ से करोगे। अभी ध्यान से समझ लो, ताकि जो ये ब्रेक डांस सीख गया वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ना ही 12th क्लास में, कि कैसे इमेज बनता है और कैसे क्या होता है, ओके। ये चारों तरफ से ये जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ब्लैक पेंटेड कर रहा हूं, ताकि रिफ्लेक्शन जो होगा मेरे को पता लग जाए कि लेफ्ट हैंड साइड से ही मेरा रिफ्लेक्शन होने वाला है और कहीं से नहीं हो सकता। अब इसको समझने के लिए एक चीज पहले पता होनी चाहिए, वो चीज बता देता हूं, उसके बाद आई विल रब इट, मिटा दूंगा बेटा। देखो ये क्या है, पूरा सर्कल है ना, ये सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन अगर मैं काट लूं, मान लो इतना पोर्शन काट लिया मैंने, तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, इतना पोर्शन काट के मैंने निकाल लिया, ऐसे ही दिखेगा। बीच में से एक लाइन जा रही है मान लो डायमीटर वाली जगह पे सर्कल में, तो यहां से भी एक बीच में एक लाइन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बीच में क्या होता था, जो सर्कल बनाते थे तो ओ से डिनोट करते थे। फिजिक्स में इसी चीज को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। इस सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद बीच में एक और पॉइंट बनाते थे कहीं, यहां बना लो, इसको एफ से डिनोट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकस बोलते हैं बेटा, फोकस, ठीक है, फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ से लेके ये क्या है, ये सेंटर है, इस मिरर का सेंटर पोर्शन कौन सा है, यही है, इसको पी से डिनोट करते हैं हमेशा फिजिक्स में, पोल ऑफ द मिरर। अगर ये लेंस का सेंटर होता तो बोलते पोल ऑफ द लेंस। अब पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में है, एकदम सेंटर में। कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं पी से लेके एफ तक 2 सेंटीमीटर है, तो एफ से लेके सी तक भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो जो एफ से पी तक का लेंथ होता है, और अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट भी खड़ा कर देता हूं ताकि सारा कुछ ही समझ जाओ तुम, ये क्या बना दिया मैंने, ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का लेंथ पोल ऑफ द मिरर तक ये जो डिस्टेंस होता है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। उसी तरह एफ से लेके पी तक, मतलब एफ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है वो हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। और मान लो यहां से लाइट रेज जा रही है टकरा के, और नीचे इमेज बन रही है उल्टा, इन्वर्टेड, ए डैश बी डैश। तो ये जो इमेज बना है इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का डिस्टेंस यहां से लेके और पोल ऑफ द मिरर तक जो डिस्टेंस रहेगा, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो ये v क्या है, डिस्टेंस है, किसका, जो इमेज बना उसका और पोल ऑफ द मिरर का। उसके बाद ये c से लेके पोल ऑफ द मिरर तक का अगर कोई डिस्टेंस पूछे, ठीक है, c से, क्योंकि यहां था ना मेरा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहां सी पे ही था, लेकिन मतलब ये सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, सी से लेके पी तक, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। उसके बाद कोई बोले प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, तो इसके लिए रट्टा नहीं मारने की जरूरत, यूज योर माइंड कि जो लाइन बनाई हुई है, जिसको मैं बार बार प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं, इसको, ये लाइन गुजर कहां से रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर ध्यान से देखोगे इस फिगर में, तो कहां से गुजर रही है, पोल ऑफ द मिरर और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका अगर एक सेंटेंस बनाना हो या इसके डेफिनेशन का, तो क्या बना सकते हो कि अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एफ की डेफिनेशन बनानी हो तो देख के उसकी पोजीशन से मैं बता सकता हूं कि द पोजीशन बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है। तो इस तरह से डेफिनेशन जो है, तुम्हारे पास जो लिस्ट है, तो उसको पढ़ के रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। वो पूछेगा कोई भी नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर फोकस लिखा है उसमें तो कौन सा पॉइंट है, सी लिखा है अगर तो कौन सा पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद ए बी मैं तुमसे क्या बोला, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ हाइट भी होगी। उस हाइट को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, एच से। और इसकी जो इमेज नीचे बनी, ये इमेज की भी कुछ हाइट होगी, इसको तुम्हारे बुक में किससे डिनोट किया हुआ है, एच डैश से। तो जहां पे एच दिखे तो डरना नहीं है, एच मतलब होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जहां पे भी एच डैश दिखे तो भी याद रखना है, एच डैश मतलब होता है साइज ऑफ द इमेज। इसलिए कहीं कहीं पे ये ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, इसको एच या फिर ओ से भी डिनोट किया जाता है, और जो नीचे वाला जो इमेज था बड़ा, इसको या तो एच डैश या फिर आई से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है। तो आई मतलब क्या है, साइज ऑफ द इमेज, ओ मतलब क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज पता होनी चाहिए फिजिक्स में, समझ में लग गया होगा, आई होप सो। अच्छा, उसके बाद बेटा इसी चीज के बारे में आगे बढ़ते हुए अगर बात करें कि भाई ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा एक चीज है तुम्हारे बुक में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन मतलब ये रेशियो होता है, किसका, साइज ऑफ द इमेज
एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो h डैश और h का। कहने का मतलब ये पेन मुझे दिख रहा था मान लो 5 सेंटीमीटर का, और जब मैंने मैग्नीफाइंग लेंस यूज किया, सपोज यहां तो मिरर है, मान लो मैं लेंस यूज कर रहा हूं तो ये मुझे बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, और पहले कितना दिख रहा था 5 सेंटीमीटर, अब मैंने उस लेंस से देखा तो मुझे दिख रहा था 20 सेंटीमीटर। तो मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि पहले 5 सेंटीमीटर दिख रहा था, अब मैग्नीफाई करने के बाद, मैग्नीफाई यानी मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई करना किसी चीज को, तो मैग्नीफाई करने के बाद वो चीज मुझे जो दिख रही है वो कितने टाइम्स ज्यादा बड़ी दिख रही है। तो 5 से 20 हुआ है, तो कितने टाइम्स ज्यादा दिख रही है, 4 टाइम्स ज्यादा दिख रही है। बिकॉज 5 की टेबल हमें आता है तो हमें पता लगा लेंगे कि 5 की टेबल में 20 कब आता है। ठीक है, तो वो टेबल आना इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, याद कर लोगे ना? गुड। उसके बाद इसीलिए हमें जानना जरूरी है। उसके बाद फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी मिरर का केस आएगा कभी भी, तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन के बारे में बात होगी तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला होता है, ताकि इन 4 चीजों में से आपको कोई 3 चीजें दे रखी होंगी और एक चीज आपको निकालना होता है 6th क्लास के मैथ्स को यूज करते हुए। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। और अगर आप एक और, अगर लेंस के बारे में बात हो रहा है, ये जो है ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? मिरर के केस में। ओके, मिरर के केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन अगर लेंस का केस आया तो फिर h डैश अपॉन h जो है वो आप माइनस v अपॉन u यूज नहीं करोगे, सिर्फ v अपॉन u यूज करोगे। साइन कन्वेंशन के बारे में कल सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक शॉर्टकट टेबल मैंने बना के दिया है, जिन बच्चों ने पहले क्लासेस अटेंड की हैं, जो नए भी हैं तो उनको भी पता लग जाएगा, ताकि उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इमेज तो यही रह गया हमारा। इमेज वाला चीजें हम कल सारी चीजें सीखेंगे, क्योंकि मिरर वाला भी एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, लेंस वाला भी और साइन कन्वेंशन वाला भी, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी चीज क्वेरी हो तो वो दूसरे वीडियोस में आप अच्छी तरह से देख पाओ, है ना? ये थ्योरी था इस चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कभी भी बात करेंगे कि u, तो ये नहीं सोचना है कि u क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से। अगर h डैश के बारे में बात कर रहे हैं तो इमेज का डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर से। अगर r के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल ऑफ द मिरर तक जो डिस्टेंस है उसको r से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अगर f के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब फोकस से लेके पोल ऑफ द मिरर तक जो डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। और उसके बाद एक रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, r और f में क्या रिलेशन है। तो जैसे मैंने बोला यहां से लेके यहां तक r था और यहां से लेके यहां तक f था, तो दोनों में रिलेशन क्या हुआ? r इज इक्वल टू डबल ऑफ f, या f इज इक्वल टू r अपॉन 2। इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल घुमा के दे देंगे एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला को भी खा जाना है बेटा, एकदम याद कर लेना है कि r इज इक्वल टू 2f। सर्दी खांसी जुकाम किसी को भी हो सकता है बेटा, लेकिन वो वायरस स्प्रेड होते हैं इससे कम्युनिकेबल, तो मास्क जरूर यूज करें, सो दैट आप वायरस को अपने तक रिस्ट्रिक्टेड जरूर रखना है, क्योंकि कोरोना चल रहा है बेटा। आई नो दैट जरूरी नहीं किसी को कोरोना हो, लेकिन फिर भी अपने वजह से किसी को भी परेशान या शक करने की वजह नहीं देनी है। अपना मास्क हमेशा फेस पे लगाए रखना है टिल द टाइम यू आर नॉट वेल। ओके, आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज which I wanted to share with you all. Always keep your sanitizer with yourself. वायरस से सावधान। आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।